So, Bismillahirrahmanirrahim. Aziz तलबा, वेलकम टू दी क्लास ऑफ 8629 लेबॉर्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो हमारा सब्जेक्ट है। और इस लेबॉर्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के सब्जेक्ट के अंदर आज हम असेसमेंट के ऊपर बात करेंगे। ऐसे असेसमेंट का हम मजमूई तौर पर कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, लेकिन ये असेसमेंट के सब्जेक्ट के ऊपर बात करने से पहले हम चंद और टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे कि जो असेसमेंट के तौर पर इंटरचेंजेबली यूज हम करते हैं। सो उनका और असेसमेंट का, इन दोनों के अंदर हम फर्क वाजे करने की कोशिश करेंगे। कौन सी वो ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, वो भी हम आइंदा देखेंगे। लाइक टेस्ट है, वन ऑफ द टर्मिनोलॉजी इज टेस्ट एंड अदर इज टेस्टिंग, देन मेजरमेंट, एवेल्युएशन एंड असेसमेंट। ये 5 तरह की मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं: टेस्ट, टेस्टिंग, मेजरमेंट, एवेल्युएशन और असेसमेंट। सो इनमें थोड़ा सा फर्क वाजे करने की कोशिश करेंगे। टेस्ट, टेस्टिंग और मेजरमेंट ये तो बड़ी वाजे आपको पहले से ही इनको आसानी से आप जांच पाएंगे। बट एवेल्युएशन और असेसमेंट जो है, ये अक्सर इंटरचेंजेबली यूज हो जाती हैं और इनको मिक्स किया जाता है। इसी तरह से जब इनकी टाइप्स को भी देखते हैं तो कहीं पे वो वही टाइप्स आपको एवेल्युएशन के नीचे नजर आ रही होती हैं, वही टाइप्स आपको असेसमेंट के नीचे नजर आ रही होती हैं। जब जैसे मैं अगर कहता हूं हम फॉर्मेटिव एवेल्युएशन और समेटिव एवेल्युएशन कहते हैं, तो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट भी होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल एवेल्युएशन होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट भी होती है। सो ये दोनों सूरतों में हमें नजर आ रही होती है, लेकिन इनमें फर्क कहाँ पे है, किसको हम एवेल्यूशन कहेंगे, किसको हम असेसमेंट कहेंगे, इसके ऊपर भी हम फर्क वाजे करने की कोशिश करेंगे। सो असेसमेंट का क्या मकसद है? अगर हम असेसमेंट को देखें, ये रॉन्ट्री ने 1987 में एक बात कही थी: If we wish to discover the truth about an educational system, we must first look to its assessment procedure. अगर आप किसी निज़ाम तालीम के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं, अगर आप किसी निज़ाम तालीम की हकीकत को जानना चाहते हैं कि वो निज़ाम तालीम कितना बेहतर काम कर रहा है, तो उसके लिए फिर आपको उस निज़ाम तालीम के जो असेसमेंट वाला जो निज़ाम है, जो असेसमेंट प्रोसीजर है, आप उसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो निज़ाम तालीम कितना बेहतर है। तो हमारे यहाँ असेसमेंट का मेयार जो है, असेसमेंट एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा स्टेप है कि जिसके ज़रिए से हम किसी भी चीज़ की इफेक्टिवनेस को बेहतर तौर पर मैयर कर सकते हैं। तो इफेक्टिवनेस को मैयर करने के लिए, और अगर आपने निज़ाम तालीम की इफेक्टिवनेस को मैयर करना है, तो फिर आपको उस निज़ाम तालीम के असेसमेंट सिस्टम को मैयर करना पड़ेगा, असेसमेंट को देखना पड़ेगा, और उस असेसमेंट से आपको उस निज़ाम तालीम की हकीकत का, सच्चाई का पता चल जाएगा कि वो कितना बेहतर। और यही असेसमेंट प्रोसीजर है जिस पर हम किसी भी सिस्टम ऑफ एजुकेशन या मोड ऑफ एजुकेशन को कह सकते हैं कि उसके ज़रिए से जो प्रोडक्ट है वो किस तरह की है, अच्छी है या गुजारे वाली है। हम अक्सर देखते हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो फार्मस सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, या ऐसा फार्मस सिस्टम ऑफ एजुकेशन के जहाँ पर एनुअल सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन होता था, तो वो फार्मस सिस्टम में एनुअल सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन के ज़रिए से जब जो स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाता था, तो उनके रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर होते थे बनिस्बत सेमेस्टर सिस्टम के। और फिर सेमेस्टर सिस्टम में भी आगे फर्दर असेसमेंट का मेयार जो है, ये असेसमेंट का जो प्रोसीजर है वो मुख्तलिफ तरह से है। सो असेसमेंट को जब हम देखते हैं तो इस हवाले से कि इसकी अहमियत कितनी बेहतर है, हम किसी भी निज़ाम तालीम की बेहतरी को हम असेसमेंट के ज़रिए से असेस कर सकते हैं। तो मैंने जहाँ कहा कि असेसमेंट के लिए कुछ टर्म्स हैं, जैसे मैंने सबसे पहले टेस्ट का जिक्र किया, टेस्ट है, टेस्ट के बाद जो है वो टेस्टिंग है, मेजरमेंट है, एवेल्युएशन है और असेसमेंट है। सो टेस्ट किसे कहते हैं, और ये इन सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम देखते हैं कि व्हाट इज टेस्ट, टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट हम किसे कहते हैं। तो आपके सामने टेस्ट, टेस्टिंग और मेजरमेंट, तीन चीजों को तो मैंने यहाँ बयान किया हुआ है। सो टेस्ट इज ए टूल,
Test is a tool utilized to gather data. A test is designed to elicit specific sample of behavior. टेस्ट टूल है या टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है. टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज्ड टू गैदर डेटा. जब भी हम टेस्ट करते हैं, आजमाइश जिसे हम कहते हैं, तो आजमाइश को इस्तेमाल करने का बुनियादी मकसद किसी भी सैंपल ऑफ बिहेवियर के बारे में डेटा कलेक्ट करना है. और फिर टेस्ट आगे मुख्तलिफ, इफ यू वांट टू कलेक्ट ए डेटा दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू अचीवमेंट, तो वो आपका अचीवमेंट टेस्ट बन जाएगा. अगर आपने किसी सैंपल ऑफ बिहेवियर रिलेटेड टू पर्सनैलिटी होगा तो वो पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाएगा. अगर वो सैंपल ऑफ बिहेवियर रिलेटेड टू एप्टीट्यूड होगा तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा. इफ दैट इज रिलेटेड टू द सैंपल ऑफ बिहेवियर ऑफ इंटेलिजेंस तो वो इंटेलिजेंस टेस्ट हो जाएगा. अगर वो रिलेटेड टू ब्लड होगा तो वो ब्लड टेस्ट हो जाएगा. सो जिस भी सैंपल ऑफ बिहेवियर को आप मेजर करना चाहते हो उससे मुतल्लिका हो जाएगा. मेडिकल के अंदर जाओगे तो मेडिकल टेस्ट है, लेबोरेटरी के अंदर जाओगे तो लेबोरेटरी टेस्ट है. लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर आपने जो भी सैंपल ऑफ बिहेवियर देखना है, अगर आपने ब्लड का जो देखना है, ब्लड सीपी जो है उसकी कंप्लीट रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हो तो आप ब्लड टेस्ट करवाओगे. सो टेस्ट जो होता है ये किसी भी सैंपल ऑफ बिहेवियर के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको हासिल करने में मदद देता है. दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट. टेस्टिंग क्या है? टेक्निक्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर वैल्यूएशन पर्पस. सो प्रोसीजर है, प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर वैल्यूएशन पर्पस इज कॉल्ड एज टेस्टिंग. हर टेस्ट को एडमिनिस्टर करने का, हर टेस्ट को यूज करने का, हर टेस्ट के को एडमिनिस्टर करने की जो टेक्निक है वो जैसी टेक्निक होगी उस टेक्निक को हम टेस्टिंग कहेंगे. अचीवमेंट टेस्ट को एडमिनिस्टर करने का या यूज करने का तरीका कुछ और है. पर्सनैलिटी को किसी और अंदाज में करेंगे, इंटेलिजेंस को किसी और अंदाज में करेंगे. इंटेलिजेंस में डर्ट्स हैं किसी और अंदाज में होंगे, बच्चे हैं किसी और अंदाज में होंगे, लिटरेट हैं किसी और अंदाज में होंगे, इलिटरेट हैं किसी और अंदाज में होंगे. सो टेस्टिंग जो होगी वो प्रोसीजर होगा और उस प्रोसीजर के तहत जिस तरह से आप उस टेस्ट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जिस तरह से उस टेस्ट को यूज कर रहे हैं फॉर हैविंग डेटा यूज फॉर योर वैल्यूएशन पर्पस, तो उसको हम टेस्टिंग कहेंगे. मेजरमेंट क्या है? फिर जो थर्ड लेवल पर, अब उसी तरतीब से हम आगे जा रहे हैं. पहले टेस्ट आया, टेस्ट को हमने यूज किया तो टेस्टिंग आ गई, टेस्टिंग को के जरिए से अब हमारे पास मेजरमेंट आ गई. सो मेजरमेंट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन व्हिच ए डिसीजन इज बेस्ड. collection of information. Now first is designing a tool, or designing a instrument that is used for gathering data. उस डिजाइन को करने के बाद, टूल को डिजाइन करने के बाद उसको एडमिनिस्टर करना या टेक्निक के जरिए से उसको यूज करना is टेस्टिंग. एंड आफ्टर यूजिंग देन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन on which decision is based is called as measurement. And measurement is a process of quantifying individuals' achievement, personality, attitude, habits, and skills. So, quantitative aspect of administering an instrument is called as measurement. Quantifying data और quantifying aspect के जिसके जरिए से आप किसी भी इंडिविजुअल के जो सैंपल ऑफ बिहेवियर को न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर बयान करते हो, दैट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट. जब आप किसी भी हासिल किए हुए डेटा को, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को क्वांटिफाइएबल अंदाज में, न्यूमेरिकल अंदाज में प्रेजेंट करते हो तो उसको हम मेजरमेंट कहते हैं. और मेजरमेंट इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव नॉन जजमेंटल प्रोसेस. आप उसके जरिए से, आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा. तो मेजरमेंट के जरिए से आपके पास वो कलेक्शन ऑफ डेटा तो आ जाता है, आपके पास वो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आ जाती हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो नॉन जजमेंटल अंदाज में आपके पास आती हैं. आप उससे कोई भी अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकते. बट एक्चुअली बाद में हम उस न्यूमेरिकल डेटा को जब आप कलेक्शन करके उसकी बुनियाद पे जब हम एवेल्युएशन के स्टेप तक पहुंचते हैं तो देन वी रीच ऑन टू सम टाइप ऑफ डिसीजन.
सो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन तो है, बट ओनली जब हम उसको मेजरमेंट के अंदाज में अपने सामने रखते हैं तो वो नॉन जजमेंटल होती है, और उसी नॉन जजमेंटल अंदाज को फिर हम फाइनली उसके ऊपर जब डिसीजन लेते हैं तो वो फिर एवेल्यूएशन हो जाती है। सो जजमेंटल जब हो जाएगी तो वो एवेल्यूएशन हो जाएगी, जब तक नॉन जजमेंटल है तो वो मेजरमेंट रहेगी। Measurement is a collection of information on which decision is based, and it is a process of quantifying individuals' achievement, personality, habits and attitudes. तो ये सारे के सारे जो है इसको हम कहेंगे मेजरमेंट। सो मेजरमेंट के बाद जो चौथी टर्मिनोलॉजी आएगी दैट इज द वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन हम किसे कहेंगे? वैल्यूएशन इज ए सिस्टम, or evaluation is a system, process or systematic process. So evaluation is a systematic process of gathering information for making decisions based on value judgment. Evaluation जो है ये systematic process है, systematic process of gathering information for making decisions based on value judgment. Gathering of information is actually your measurement, और उस मेजरमेंट की बुनियाद पे मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट, देन इट बिकम्स ए वैल्यूएशन। सो वैल्यूएशन इज डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस बाय व्हिच द वर्थ और वैल्यू ऑफ समथिंग इज जज्ड। मेजरमेंट 1 एंड मेजरमेंट 2 इज इक्वल टू वैल्यूएशन, हम इसको देखेंगे भी अभी। सो वैल्यूएशन in education is a continuous process based upon criteria which cooperatively developed and concerned with the measurement of performance of learner, effectiveness of teachers and quality of the program. So valuation in education is a continuous process based upon criteria which cooperatively developed and concerned with measurement of the performance of learner, measurement of the effectiveness of teacher and measurement of the quality of program. सो मेजरमेंट के जरिए से किसी भी निज़ाम तालीम के अंदर हम उसकी वर्थ और वैल्यू के बारे में जान जाते हैं और उसको जज कर सकते हैं, और जब हम उसको जान जाएंगे और जज कर लेंगे तो दैट कम्स ए वैल्यूएशन। सो इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस बाय व्हिच द वर्थ और वैल्यू ऑफ समथिंग इज जज्ड। Valuation in education is a continuous process based upon criteria which cooperatively developed and concerned with the measurement of performance of learner. And how valuation comes, like मैंने अभी आपके सामने बयान किया, measurement 1 minus measurement 2 is equal to evaluation. So minus mean actually the difference between the two measurements is called as evaluation. जब दो measurements के दरमियान में difference आ जाएगा तो उस डिफरेंस की बुनियाद पे नाउ यू रीच्ड ऑन टू मेकिंग सम टाइप ऑफ डिसीजंस, एंड दैट डिसीजन इज बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट। तो वैल्यू जजमेंट होती है कैसे? मैंने कहा मेजरमेंट 1, इफ रिमशा अगर हासिल करती है एक इम्तहान के अंदर या एक पेपर के अंदर जो है वो 70 मार्क्स, and after 1 or 2 week or after a term, एक टर्म के बाद या आफ्टर 2 to 3 months नेक्स्ट टर्म के अंदर अगेन सेम टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू रिमशा, एंड एट दैट टाइम नो रिमशा गॉट 85 मार्क्स। सो दो दफा मैंने टेस्ट दिए, एक दफा मैंने जो टेस्ट दिया शी गॉट 70 मार्क्स, और दूसरी दफा मैंने टेस्ट दिया नो शी गॉट 85 मार्क्स। नाउ द मेजरमेंट 1 70 मार्क्स, measurement 2 85 marks. Now the difference between two measurements is measurement 1 and measurement 2, that is plus 15. So on the basis of that measurement, decision is made based on value judgment, and value judgment is plus 15. That shows that Rimsha improves his performance on that specific subject. रिमशा ने उस अपने ख़ास मजमून के अंदर जो भी मजमून था उसमें जो बायोलॉजी के अंदर या ज़ूलॉजी के अंदर उसने अपनी जो इम्प्रूव परफॉर्मेंस थी उसको इम्प्रूव्ड शो किया। सो ये जो स्टेटमेंट है रिमशा शोज मच बेटर इम्प्रूवमेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ ज़ूलॉजी, that is measurement which is based on, that is evaluation which is based on
मेजरमेंट, और उस मेजरमेंट के जरिए से जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई उस पर हमने डिसीजन लिया, और डिसीजन लिया बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट, एंड दैट वैल्यू जजमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट 1 एंड मेजरमेंट 2, दैट इज +15। अगर वही वैल्यू जजमेंट -15 होती, तो जहां हमने वैल्यूएशन के तौर पर कहा कि शोड मच मोर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, तो वहीं पर हम उसको कहते कि शोड लेसर परफॉर्मेंस, और हिज परफॉर्मेंस इज डाउनग्रेडेड इन zoology, सब्जेक्ट ऑफ zoology, वो गिर गया है। सो ये हम दोनों सूरतों में करेंगे। फर्क हम जब आगे देखेंगे कि वैल्यूएशन और असेसमेंट के अंदर, वैल्यूएशन के अंदर ग्रेड्स होते हैं, पास और फेल होता है, असेसमेंट के अंदर कोई ग्रेड नहीं होते, पास ही पास होता है। वैल्यूएशन के अंदर हम ग्रेड देते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, एफ ग्रेड, और वो हम ग्रेड देते हैं, वो डिसीजंस हम लेते हैं वैल्यू जजमेंट के ऊपर। असेसमेंट के ऊपर हम लेवल ऑफ मास्टरी देख रहे होते हैं, और लेवल ऑफ मास्टरी के लिए हम ग्रेड नहीं रखते, लेवल ऑफ मास्टरी के लिए हम लेवल्स रखते हैं। लेवल्स कौन से है लेवल ऑफ मास्टरी के हवाले से? पुअर है, सेटिस्फैक्ट्री है, गुड है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो हम लेवल्स के तौर पर बयान करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, उसकी परफॉर्मेंस वेरी गुड है, उसकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो गुड है, उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है, उसकी परफॉर्मेंस पुअर है, दैट्स एक्चुअली असेसमेंट। वहां पर असेसमेंट में हम पास और फेल नहीं करते, सारे के सारे पास होते हैं, बट पासिंग विद पुअर रिजल्ट्स, पासिंग विद सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, पासिंग विद गुड रिजल्ट। तो ये सारी चीजें जो हैं हम दोनों में जब फर्क करें कि ग्रेडिंग स्टूडेंट्स जो है वो वैल्यूएशन के अंदर होती है, जबकि असेसमेंट के अंदर ग्रेडिंग नहीं होती। सो वैल्यूएशन के जो मैंने आपके सामने डिफाइन किया, दैट इज सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट। So value judgment is a necessary part of a valuation assessment, measurement 1, then measurement 2, the difference between two measurements becomes evaluation। और मैंने आपके सामने एक एग्जांपल की सूरत में बयान किया कि if Miss A got 70 marks, Miss A again given a test after 2 to 3 months, or then she got 85 marks, so the difference between two mark terms is 15 plus marks। सो 15 प्लस मार्क्स के बेस पे आप जो है वो डिसीजन लोगे, और वो डिसीजन बेस करेगा अगेन वैल्यू जजमेंट के ऊपर। वहीं पर अगर -15 होते तो फिर भी आप डिसीजन लेते बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट, और दोनों सूरतों में आप अच्छे और बुरे रिजल्ट के बारे में आप स्टेटमेंट की सूरत में बयान कर रहे होते। सो दैट इज द एवेल्यूएशन। अब एवेल्यूएशन के बाद असेसमेंट क्या है? सो असेसमेंट को जब देखते हैं तो असेसमेंट का वर्ड जो है दैट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ब एसिडर। असेसमेंट का जो वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ब एसिडर। एसिडर मीन टू सिट विद। जब हम असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट होती भी यही है, टू सिट विद द लर्नर। उसके साथ आप चलते हो और कंटिन्यूसली उसके साथ आप रहते हो, और उसकी तमाम एट्रीब्यूट्स का, तमाम करेक्टरिस्टिक्स को आप असेस कर रहे होते हो। So in assessment, one is supposed to sit with the learner. Assessment can focus on individual learner, the learning community, class, workshop, or other organized group of learners, the institution, or the educational system. असेसमेंट जब हम कर रहे होते हैं, निज़ाम तालीम के अंदर जब हम असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं असेसमेंट के बारे में, इंडिविजुअल लर्नर की, लर्निंग कम्युनिटी की, क्लास वर्कशॉप की, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ लर्नर्स की, इंस्टीट्यूशंस की और एजुकेशनल सिस्टम की, किसी की भी असेसमेंट की जा सकती है। सो असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग यूजुअली इन मेजरेबल टर्म्स नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड हैव बिलीव्स। Assessment is the process of documenting, usually in measurable terms, knowledge, skill, attitude, beliefs,
habits. So assessment in education is a process of gathering, interpreting, recording and using information about pupils' response to an educational task. किसी भी एजुकेशनल टास्क के बारे में जब हम किसी तालिब इल्म के बारे में कोई उसका जो डेटा है उसको गैदर करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करने के इस तमाम अमल को फिर हम असेसमेंट कहते हैं. So assessment in education is a process of gathering, interpreting, recording and using information about pupils' response to an educational task. यहीं पर ही जब हमने एवेल्युएशन को देखा था तो एवेल्युएशन भी सिस्टमैटिक प्रोसेस था, बट सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट. यहां पर वैल्यू जजमेंट है, evaluation के अंदर वैल्यू जजमेंट है. evaluation is defined as the systematic process by which the worth or value of something is judged. So value or worth of something is judged in evaluation, जबकि assessment में हम वैल्यू को जज नहीं कर रहे होते. असेसमेंट में वैल्यू को जज नहीं किया जा रहा होता. असेसमेंट के अंदर आपका उस खास डिसिप्लिन के अंदर, उस खास एजुकेशनल टास्क के अंदर लेवल ऑफ मास्टरी चेक किया जा रहा होता. तो लेवल ऑफ मास्टरी जब चेक की जाती है तो लेवल ऑफ मास्टरी को जब चेक किया जाएगा किसी भी एजुकेशनल टास्क के बारे में, किसी भी तालिब इल्म का जो रिस्पांस है जब आप उसको चेक कर रहे होंगे तो उसको हम असेसमेंट कहते हैं. So assessment in education is a process of gathering, interpreting, recording and using information about pupils' responses to an educational task. और वो pupils' response पुअर हो सकता है, वो सेटिस्फैक्ट्री हो सकता है, वो गुड हो सकता है, वो वेरी गुड हो सकता है, वो एक्सीलेंट हो सकता है, वो आउटस्टैंडिंग हो सकता है. Whereas in evaluation हम वो जो सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट, वहाँ पे हम डिसीजंस जो लेते हैं वो वैल्यू जजमेंट की बुनियाद पे करते हैं. तो ये दोनों को अगर हम देखें और जब हम असेसमेंट की बात करें, जहां मैंने वैल्यूएशन के बारे में आपको बताया, वैल्यूएशन is actually measurement 1 and measurement 2. The difference between two measurements is called as evaluation. वहीं पर ही जब हम assessment को देखते हैं तो assessment is evaluation 1 and then evaluation 2. The difference between two evaluations is assessment. evaluation क्या हुई? First evaluation is कि वो फरमाबरदार है, that is the first evaluation. Then second is कि वो पहले से ज्यादा फरमाबरदार है. सो दो आपने एवेल्यूशंस की और उसकी बुनियाद पे अब आपने उसके आगे ओबीडियंस के हवाले से लिख दिया ही इज आउटस्टैंडिंग. सो दो आपके पास एवेल्यूशन आ गई. मेजरमेंट में मैंने क्या कहा था कि मेजरमेंट में मैंने एग्जांपल दी कि मिस ए ने पेपर दिया, शी गॉट 70. देन अगेन मिस ए को 3 माह के बाद पेपर दिया गया, शी गॉट 85. तो देन द डिफरेंस बिटवीन टू मेजरमेंट इज +15. तो उसके ऊपर आपने कहा कि मिस ए की जो परफॉर्मेंस है उस सब्जेक्ट के अंदर ही शी शोड मच मोर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस. अगर पहले 85 थे मेजरमेंट ए में और मेजरमेंट बी में 70 रह गए तो फिर आप कहोगे कि शी शोड पुअर रिजल्ट इन हर पेपर. सो वहां पे अच्छे और बुरे की सूरत में. और यही जब हम असेसमेंट के अंदर देखेंगे तो वहां पर वैल्यूएशन ए एंड वैल्यूएशन बी, अगर पहले में अच्छी थी जो शी शोड इम्प्रूवमेंट या शी शोड गुड रिजल्ट और दूसरे में शी शोड बैड रिजल्ट, तो असेसमेंट के ऊपर आप कहोगे कि इसकी जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है. सो शी इज शोइंग पुअर रिजल्ट, सो पुअर आ जाएगा. सो असेसमेंट के अंदर हम एवेल्यूएशन 1 और एवेल्यूएशन 2 दो एवेल्यूएशंस के दरमियान में जब डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को जब हम मेजर करेंगे वो असेसमेंट हो जाएगा. So that's what is assessment in education is the process of gathering, interpreting, analyzing and using information
but pupils response to an educational task is called as assessment. और फिर हम फर्दर आगे देखेंगे कि इसकी क्या अहमियत है, व्हाट व्हाट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ असेसमेंट, या हाउ effectiveness is being made as an effective. So effective assessment should be, अगर हम कहते हैं कि assessment effective हो तो फिर क्या हमें करना है? Effective assessment should be congruent with instruction. Assessment उस वक्त effective होगी जब आप उसको अपनी instructions के मुताबिक करोगे। जिस तरह से आपका पढ़ाने का तरीका है, जिस तरह से आप पढ़ा रहे हो, जो कुछ आप पढ़ा रहे हो वो उससे मैच करती हो। अगर आपका पढ़ाने का तरीका कुछ और होगा तो फिर असेसमेंट आप किसी और तरीके से ले रहे हो तो फिर वो असेसमेंट इफेक्टिव नहीं रहेगी। बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क यूज ए वाइड रेंज ऑफ टूल्स एंड मेथड्स, और टूल्स और मेथड्स हम आगे देखेंगे भी। बेस्ड ऑन क्राइटेरिया दैट स्टूडेंट्स नो एंड अंडरस्टैंड, तो क्राइटेरिया तो कोई ना कोई होगा, और ऐसा क्राइटेरिया विच स्टूडेंट्स नोज एंड अंडरस्टैंड। कोलैबोरेटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स, focus on what students have learned and can do, and ongoing and continuous. So assessment, इन सारी चीजों को अगर हम देखते हैं तो ongoing और continuous होती है। assessment should be ongoing and continuous. So congruent with instructions होनी चाहिए, based on authentic task होनी चाहिए, use a wide range of tools and methods होने चाहिए, based on criteria that students know and understand, collaborative processes involving students, focus on what students have learned and can do, and ongoing and continuous process जब हम assessment की बात जो है वो करेंगे। तो ये इफेक्टिवनेस ऑफ असेसमेंट को देख रहे हैं कि अगर हम असेसमेंट के उस प्रोसीजर को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो फिर हमें असेसमेंट को किस अंदाज में करना है। अगर आपकी असेसमेंट जो है वो आपकी इंस्ट्रक्शन से कंग्रुएंट नहीं होगी, आपकी असेसमेंट उससे मैच नहीं कर रही होगी, तो फिर आप उसको बेहतर तौर पर असेस भी नहीं कर सकते किसी भी उस एजुकेशनल टास्क को। पर्पस क्या है असेसमेंट का? सो पर्पस इज डायग्नोसिस। सबसे पहला जो है डायग्नोस्टिक, इसीलिए हम इसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी एक बोलते हैं। सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट से ये डायग्नोसिस है, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, मैचिंग एक्टिविटीज टू डेवलपमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग। दैट इज द वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, और जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो फिर आप तलबा की उस एजुकेशनल टास्क के बारे में, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए आप उसी से मैचिंग एक्टिविटीज जो है वो डिजाइन कर सकते हो। सो डायग्नोसिस है मेकिंग कंपैरिजंस विद अर्लियर परफॉर्मेंस टू शो प्रोग्रेस, टू कंपेयर ग्रुप्स और टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स। और पहले से परफॉर्मेंस जो है, जैसे मैंने कहा था वैल्यूएशन 1 एंड वैल्यूएशन 2, दो वैल्यूएशन को कंपेयर करके आप प्रोग्रेस के बारे में बता सकते हो। सो इसी तरह से आप दो ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हो, इसी तरह से आप इंडिविजुअल को कंपेयर कर सकते हो, इंडिविजुअल के किसी एक टास्क के बारे में आप बयान कर सकते हो जो भी उसको एजुकेशनल टास्क दिया हो। रिपोर्टिंग अचीवमेंट्स एंड रिपोर्टिंग अचीवमेंट्स टू पेरेंट्स, to pupils, to other teachers interested in the process of pupil. So reporting achievement है, research and curriculum evaluation है। So value assessment की बुनियाद पे आप research और curriculum evaluation कर सकते हो। Comparison of teaching approaches, materials, investigation of differences among pupils, that is possible through assessment. Monitoring at national level. So mentoring at national level, looking for differences related to school variables for trends over time. So looking for differences जो है जो related to school variables, स्कूलों के अंदर जो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, टीचर्स के हवाले से हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हैं, फैसिलिटीज़ के हवाले से हैं, इन तमाम चीज़ों का बेहतर तौर पर नेशनल लेवल पर इनकी मॉनिटरिंग जो है वो कर सकते हो, और फिर मॉनिटरिंग के ज़रिए से आप अपने सिस्टम ऑफ एजुकेशन को बेहतर कर सकते हो। दैट इज़ पॉसिबल थ्रू असेसमेंट। सो असेसमेंट के जब हमने देखा कि किस तरह से हो सकती है, असेसमेंट क्या है,
असेसमेंट को इफेक्टिव हम किस तरह से बना सकते हैं, असेसमेंट का पर्पज क्या है। नाउ ऑन टू दी वन ऑफ द टाइप ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट की कौन सी एक किस्म है या किस तरह से हम असेसमेंट कर सकते हैं। सो पहली टाइप जो है दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। हम दो यहाँ असेसमेंट की टाइप्स की बात करेंगे, फॉर्मेटिव है और समेटिव है। सो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होती क्या है और किस तरह से हम करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ए टाइप ऑफ असेसमेंट विच इज गोइंग ऑन। असेसमेंट मजमूई तौर पर भी गोइंग ऑन है, बट particularly the formative assessment is a type of assessment which is going on, which is actually done during your session. कई दफा मैंने अपने सेशन के अंदर जो है एक फॉर्मेटिव असेसमेंट के तौर पर आपके सामने पोलिंग सेंड की। सो दैट पोलिंग इज एक्चुअली ए फॉर्म ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। आपने फौरन से उसका जवाब दिया, आपने ए को सिलेक्ट किया, आपने बी को सिलेक्ट किया, आपने सी को सिलेक्ट किया, आपने डी को सिलेक्ट किया। दैट इज एक्चुअली पोलिंग दैट शोज योर असेसमेंट टुवर्ड्स द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट सेशन। ये फीडबैक की सूरत में होती है एंड इट गिव्स इमीडिएट फीडबैक टू द टीचर्स कि आपका वो जो सेशन है, आपका वो जो लेक्चर है, आपका वो जो सेशन में प्रेजेंट किया वाला कंटेंट है, वो स्टूडेंट्स को समझ भी आ रहा है कि नहीं, whether students are getting that point or not। हम आपसे अलहदा से पूछ तो नहीं सकते, पूछने के लिए टाइम बहुत रिक्वायर्ड होगा। थ्रू अगर हम मैसेजिंग करें तो मैसेजिंग रिक्वायर्स मच मोर टाइम, उसके जरिए से हम क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं जान पाएंगे। सो दैट इज वन ऑफ द वे ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट कि या तो आप क्वेश्चंस फ्लोट करो और या क्वेश्चंस के बजाय आप अपनी जो उस सेशंस की पोलिंग के जरिए से आपके पास डाटा आ जाएगा और उस डाटा की बुनियाद पे आपको पता चल जाएगा कि आपका सेशन किस तरह जा रहा है। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ टाइप ऑफ असेसमेंट कि जिसके जरिए से आप किसी भी लेक्चर की, किसी भी लेसन की वर्थ के बारे में जान सकते हो। सो दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज ऑफ वर्थ बिकॉज दिस असेसमेंट प्रोवाइड्स चांसेस फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे ही आपके पास पोलिंग आई, आपने बता दिया एंड इफ मोर देन 50% पोल्ड फॉर डी, दैट मीन के दे रिक्वायर्ड improvement, your lesson, your lecture requires improvement. So there is a chances of improvement through formative assessment when a teacher have फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो उसके जरिए से वो अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी के अंदर बेहतरी ला सकता है, अपने जो वे ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर तब्दीली ला सकता है, अपने कंटेंट के अंदर तब्दीली ला सकता है, जिसके जरिए से वो अपनी टीचिंग और इंस्ट्रक्शन को बेहतर और इम्प्रूव कर सकता है। एंड दैट इज पॉसिबल इफ दैट एक्टिविटी इज बीइंग मूव्ड ऑन, और या ये चलती रहे और कंटिन्यूस रहे। So formative assessment is a type of assessment which is going on. This type of assessment is worth because this assessment provides chances for improvement. Formative assessment is not only limited to classroom, but it can be done at the end of a topic or practical or unit। की जा सकती है, एंड ऑफ द टॉपिक भी की जा सकती है, प्रैक्टिकल और यूनिट के तौर पर भी की जा सकती है, बट कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर असेसमेंट दैट यू वांट टू इम्प्रूव इट फॉर द नेक्स्ट टाइम। क्योंकि ये कहीं कॉन्सेप्ट समेटिव में भी आएगा। समेटिव इज ऑलवेज डन एट द एंड ऑफ द टॉपिक, प्रैक्टिकल और यूनिट। समेटिव असेसमेंट जब हम करते हैं तो दैट इज ऑलवेज डन at the end of a topic, practical or unit or a term or a paper। बट वहां जब की जाती है तो तब हम डिसीजंस लेते हैं, डिसीजंस अबाउट क्लोजिंग दैट प्रोग्राम, डिसीजंस अबाउट आइदर कंटिन्यूइंग दैट प्रोग्राम, डिसीजंस अबाउट कि हम उस तालिब इल्म को पास कर दें या उसको फेल कर दें, रिटेन करें और मूव ऑन कर दें। सो वहां पर डिसीजंस फॉर कंटिन्यूटी है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में डिसीजंस फॉर इम्प्रूवमेंट है। so, दोनों में जो फर्क है फॉर्मेटिव और समेटिव में, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर वी मेक डिसीजंस एंड दैट डिसीजंस एक्चुअली प्रोवाइड अस द चांसेस फॉर इम्प्रूवमेंट।
whereas in summative assessment we make decisions and that decision is provided for either passing it that individual or retaining that person. So passing और retaining का जब हम decision लेते हैं या either continuing that program or stopping that program. So यहाँ फॉर्मेटिव की बात कर रहे हैं, ये मैंने इसलिए नुक्ता क्लियर करने की कोशिश की बिकॉज यहाँ ये जो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू क्लासरूम, फर्स्टली इज कि इसका ताल्लुक ज्यादातर क्लासरूम के साथ है, और अगर हम कहते हैं कि वो क्लासरूम के साथ नहीं है बट इट कैन बी डन एट द एंड ऑफ ए टॉपिक प्रैक्टिकल और यूनिट, तो दोनों सूरतों में हम करेंगे क्या, वी एक्चुअली जो डिसीजन लेंगे इस असेसमेंट के जरिए से। सो दिस टाइप ऑफ असेसमेंट प्रोवाइड चांसेस फॉर इम्प्रूवमेंट। डिस्कशंस के जरिए से हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट टेस्ट के जरिए से हम असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं, क्विज़ेस के जरिए से हम शॉर्ट असेसमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर के जरिए से हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकते हैं। सो क्लासरूम एक्टिविटीज के दौरान जिस तरह की भी कुछ शॉर्ट टर्म एक्टिविटी आप करते हो तो वो एक्टिविटी का ताल्लुक जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ होता है। द गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग, to provide ongoing feedback that can be used by instructors to improve their teaching and by students to improve their learning. तो यही अभी बात मैंने की कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो ताल्लुक है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग को मॉनिटर करना है, और स्टूडेंट्स की मॉनिटर लर्निंग को जब हम मॉनिटर करते हैं तो उसके ज़रिए से हमें ऑनगोइंग फीडबैक, कंटिन्यूस फीडबैक मिलती है, और उस कंटिन्यूस फीडबैक के तहत फिर इंस्ट्रक्टर या टीचर जो है वो अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करता है और स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। So formative assessment provides chances for improvement for both teachers and the learners and helps students identify their strengths and weaknesses and target areas they need to work. तालिब इल्मों को अपनी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और टारगेट एरिया के बारे में क्लियर करेंगे कि जहां पर काम करने की जरूरत है। इसी तरह से फैकल्टी रिकॉग्नाइजेस वेयर स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग एंड एड्रेसेस प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। स्टूडेंट्स को भी पता चल रहा है उस फीडबैक के जरिए से और टीचर को भी पता चल रहा है, स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को बेहतर कर रहे हैं और फैकल्टी मेंबर जो है वो अपनी टीचिंग को बेहतर कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स अगर सीखने के वाले से स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो स्ट्रगलिंग उनका जो सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाए और वो बेहतर तौर पर सीख पाए। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आपके सामने मैंने बयान की कि ये ड्यूरिंग योर सेशन जब कोई भी असेसमेंट हो रही होती है फॉर इम्प्रूव हैविंग चांसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर लेक्चर और इम्प्रूविंग योर सेशन और इम्प्रूविंग योर मेथडोलॉजी। तो टीचर के तौर पार्ट पर मेथड को इम्प्रूव करने के हवाले से, स्टूडेंट के पार्ट पर लर्निंग को इम्प्रूव करने के हवाले से जब असेसमेंट की जाएगी तो दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। On to summative assessment जो दूसरी है। So summative assessment is any method of evaluation performed at the end of a unit that allows teachers to measure students' understanding typically against standardized criteria. Standardized criteria के तहत जब किसी भी जो प्रोग्राम के एंड पे, किसी भी यूनिट के एंड पे जब टीचर कोई भी मेजरमेंट करता है, मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग करता है, तो ऐसी जो असेसमेंट होती है उसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। सो समेटिव असेसमेंट इज एनी मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। समेटिव असेसमेंट इज एनी मेथड ऑफ इवैल्यूएशन और एनी मेथड ऑफ असेसमेंट। मैंने पहले कहा था ये असेसमेंट और इवैल्यूएशन कहीं आपको मिक्स होते हुए नजर आएंगे। Summative assessment is any method of evaluation or assessment performed at the end of a unit. That is what the condition is. That is end of a unit that allows teacher to measure students' understanding typically against standardized criteria. A standardized criteria क्या है? If someone gets 60% तो फिर उसको फर्स्ट डिवीजन दे दो। अगर किसी के पास 45% है तो उसको सेकंड डिवीजन दे दो। अगर किसी के पास लेस देन 45% है उसको थर्ड डिवीजन दे दो।
और अगर किसी के पास लेस देन 40% है उसको फेल कर दो। तो ये हम असेसमेंट के तौर पर अगर हम और असेसमेंट ऑन दी स्टाइल ऑफ वैल्यूएशन अगर हो रही हो तो हम इस तरह से कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम असेसमेंट की पर्टिकुलरली बात करेंगे तो वहां पर फिर स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया दिया हुआ है और स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया के तहत फिर लेवल्स हैं और उस लेवल के तहत हमें पता है कि इस क्राइटेरिया पर आएगा तो हमने पुअर देना है, इस क्राइटेरिया पे आएगा तो हमने इसको गुड कहना है, इस क्राइटेरिया पे आएगा तो हमने सेटिस्फैक्ट्री देना है, इस क्राइटेरिया पे आएगा तो इसका जो एक्सीलेंट होगा, इस क्राइटेरिया पे आएगा तो आउटस्टैंडिंग है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि ये कैसे हो सकता है, क्या क्राइटेरिया होता है, तो बिल्कुल क्राइटेरिया होता है। आप में से जो स्टैट के लोग हैं या आप में से जो मैथ के लोग हैं, स्टैट वालों ने ज्यादा में भी पढ़ा हो, और रिलायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, एतबारियत वाला जो कॉन्सेप्ट है रिलायबिलिटी। सो रिलायबिलिटी को हम कैसे शो करते हैं? रिलायबिलिटी पास फेल नहीं होती। रिलायबिलिटी जो होती है वो पुअर रिलायबिलिटी होती है, वो सेटिस्फैक्ट्री रिलायबिलिटी होती है, वो गुड रिलायबिलिटी होती है, वो वेरी गुड रिलायबिलिटी होती है, वो एक्सीलेंट रिलायबिलिटी होती है। और अगर आपका वो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट जो है वो 0.5 आ रहा है तो फिर क्या होगी, 0.6 आ रहा है तो क्या होगी, 0.7 आ रहा है तो क्या होगी, 0.8 आ रहा है तो क्या होगी, 0.9 आ रहा है तो क्या होगी। सो अगर 0.9 एंड मोर देन 0.9 आती है तो हम कहते हैं ये एक्सीलेंट रिलायबिलिटी। 0.8 एंड 0.9 के दरमियान में आती है तो हम कहते हैं ये वेरी गुड रिलायबिलिटी है। 0.7 टू 0.8 आती है तो हम कहते हैं ये गुड रिलायबिलिटी है। 0.6 टू 0.7 आती है तो हम कहते हैं कि ये सेटिस्फैक्ट्री रिलायबिलिटी है। 0.5 टू 0.6 आती है तो हम कहते हैं ये पुअर रिलायबिलिटी है। और इफ इट इज लेस देन 0.5 तो हम कहते हैं कि ये रिलायबिलिटी है ही नहीं। सो हम ने पहले से एक स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया रखा हुआ है और उस स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया के तहत हम समेटिव इवैल्यूएशन के तौर पर हम उसको रैंक दे देते हैं। हम उसको पुअर, सेटिस्फैक्ट्री, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग के जरिए से हम शो कर देते हैं उसकी असेसमेंट को। So summative assessment is any method of evaluation performed at the end of a unit that allows teachers to measure students' understanding, typically against a standardized criteria. The goal of summative assessment is to evaluate students' learning at the end of an instruction unit by comparing it against some standards or benchmark. So, summative assessment is used to gauge students' comprehension of the material presented at the end of a particular unit or work and is often measured with a grade or percentage depending on the subject. अब यहाँ पे अगर आप दोबारा से अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि presenting at the end of a particular unit or work and is often measured with a grade or percentage depending on the subject. एक्चुअली ये ग्रेड और परसेंटेज की जब यहाँ बात आ रही है तो ये असेसमेंट को जब हम यहाँ देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में वो असेसमेंट जो होगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूएशन हो रही होगी। तो जब हम दोनों को, और मैंने जैसे पहले कहा कि हम दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन जहां पर असेसमेंट हो रही हो वहां ग्रेड और परसेंटेज का उस तरह से इस्तेमाल नहीं है जितना के वैल्यूएशन के अंदर है। बट दोनों को जब हम एक को दूसरी की जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसी तरह से हम चंद वर्ड्स, चंद सेंटेंसेस को भी एक को दूसरी की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं। So when summative assessment is done in the form of summative evaluation, then फिर हम जो मेजरमेंट करेंगे वो मेजरमेंट जो होगी वो ग्रेड और परसेंटेज की सूरत में होगी, that is depending upon the subject. Whereas अगर आप प्योरली असेसमेंट कर रहे हैं तो असेसमेंट के अंदर आप उस तरह से ग्रेड और परसेंटेज को शो नहीं करते, उसकी जगह पे रेदर यू आर एक्चुअली showing the results in the form of performance. और परफॉर्मेंस कैसे होगी, इन द फॉर्म ऑफ लेवल्स जो आप कर रहे हो, जो अभी मैंने आपके सामने बयान किए। सो एग्जांपल्स ऑफ समेटिव असेसमेंट इंक्लूड्स एंड ऑफ टर्म एग्जाम हैं, एंड ऑफ यूनिट टेस्ट हैं, चैप्टर टेस्ट हैं, फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं,
ऐसी सूरत में जब हम असेसमेंट करते हैं तो वो समेटिव असेसमेंट कहलाती है। तो ये हमने देखा फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है और समेटिव असेसमेंट किस तरह से होती है। दीज आर दी टू मेजर टाइप्स ऑफ assessment. Formative assessment which is done during your classroom session और summative which is done at the end of your class session. अब ये तो दो मेजर टाइप्स थी असेसमेंट के हवाले से, हम इसको टाइप्स भी कहते हैं जो असेसमेंट की थी। लेकिन इन असेसमेंट्स को मेजर करने के लिए फिर एक स्टैंडर्डाइज्ड जो तरीका है दैट इज थ्रू टेस्टिंग, और वो नाम रेफरेंस टेस्ट है और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। अब आप कहोगे वो भी असेसमेंट की टाइप्स थी, ये भी असेसमेंट की टाइप्स हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ असेसमेंट। वो पहले वाली जो हमने टाइप्स चेक की that was non-standardized type of assessment, वो non-standardized types थी assessment की। अब ये जो नाम रेफरेंस टेस्ट हैं और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हैं, these are actually the type of assessment which is based on standardization. So मेयारियत के ऊपर पूरा उतरते हुए जब हम कोई असेसमेंट करते हैं तो उसके लिए जो हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं दैट इज CRT एंड NRT। हमने जैसे टेस्ट की बात की, आई थिंक मैंने आपके सामने उस तरह से डिटेल में नहीं बात की, यहाँ मैं आपके सामने अभी बयान कर देता हूँ। टेस्ट हैं, जब हम तालीम के मैदान में अगर हम देखते हैं टेस्ट है तो टेस्ट कितनी तरह का होता है। सो बुनियादी तौर पर टेस्ट जो होगा वो 4 तरह का होगा। टेस्ट जो है वो 4 तरह का होगा। फर्स्ट वन इज अचीवमेंट टेस्ट। सो एक अचीवमेंट टेस्ट है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, एक इंटेलिजेंस टेस्ट है। 4 टेस्ट हैं। अगर मैं आपका ये ट्री आप बना रहा हूँ, अगर आप लोग ट्री ऐसे ही बना सकते हो, इफ यू हैव ए पेपर पेंसिल इन योर हैंड तो यू कैन ड्रॉ ए ट्री, ये टाइप ऑफ टेस्ट को लेके। तो टॉप पर आप लिखते हैं टेस्ट, और टेस्ट के नीचे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट। नंबर 1 इज अचीवमेंट टेस्ट, नंबर 2 इज एप्टीट्यूड टेस्ट, नंबर 3 इज पर्सनैलिटी टेस्ट एंड नंबर 4 इज एप्टीट्यूड टेस्ट। 4 टेस्ट आपने लिख लिए टेस्ट के नीचे। ना हम बाकी चीजों को तो छोड़ते हैं, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस को भी डिस्कस नहीं करते, हम अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा तल्लक जो है वो क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के हवाले से है। सो क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जो टेस्ट मेजर करेगा तो वो अचीवमेंट है। अब अचीवमेंट के ऊपर आ जाते हैं, तो अचीवमेंट टेस्ट कितनी तरह के होते हैं। तो जब हम अचीवमेंट टेस्ट की बात करेंगे, अचीवमेंट टेस्ट बुनियादी तौर पर 2 तरह के होते हैं। नो ऑन 2 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग या टाइप्स ऑफ असेसमेंट के ऊपर मैं आ गया हूं। वो 2 तरह से होते हैं। 2 तरह से कौन से हैं? उन 2 तरह से एक जो है दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। एक जो टाइप है वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की है और जो दूसरी टाइप है वो टीचर मेड टेस्ट की है। तो हमने टेस्ट देखा, टेस्ट के नीचे हमने 4 टेस्ट देखे, अचीवमेंट है, एप्टीट्यूड है, पर्सनैलिटी है और इंटेलिजेंस है। फिर हमने अचीवमेंट को देखा जिसका तल्लुक क्लासरूम के साथ है। तो अचीवमेंट जो है वो 2 तरह से है, एक अचीवमेंट आपकी जो है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के जरिए से है और एक अचीवमेंट आपकी टीचर मेड टेस्ट के जरिए से है। जब हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के नीचे देखते हैं तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के नीचे 2 तरह से टाइप्स हैं, एक NRT है और दूसरी CRT है, नाम रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। जब आप टीचर की मेड टेस्ट की तरफ जाते हैं तो टीचर मेड टेस्ट में 2 तरह से हैं, वन इज फॉर्मेटिव एंड अदर इज समेटिव। और जब आप फॉर्मेटिव के अंदर आते हैं तो वहां पर आपके क्विजेज हैं, वहां पर आपके क्वेश्चन आंसर हैं, दैट इज फॉर्मेटिव। और जब आप समेटिव के ऊपर आते हो तो समेटिव आपके 2 तरह से हैं, बल्कि 3 तरह से हैं समेटिव। 3 तरह से कौन से हैं? वन ऑफ द समेटिव असेसमेंट इज दैट इज सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट। सो समेटिव असेसमेंट के ऊपर जब आते हैं तो वहां पर एक रिटन है, दूसरे ओरल हैं, तीसरे जो हैं वो प्रैक्टिकल हैं। सो 3 तरह से वहां पे हो गए। इसी तरह से रिटन के अंदर आ जाते हैं
तो फिर सब्जेक्टिव हैं और ऑब्जेक्टिव हैं, फिर सब्जेक्टिव के नीचे आ जाते हैं तो वहां कुछ हैं, और ऑब्जेक्टिव के नीचे आ जाते हैं तो वहां। तो ये पूरा एक ट्री बन जाता है जो टेस्ट से लेकर आगे तमाम टेस्ट को अलग अलग से डिफाइन कर देता है। हम यहाँ पे अचीवमेंट पे थे, और अचीवमेंट दो तरह से होती है। एक अचीवमेंट को जब हम, या परफॉर्मेंस को जब हम मेजर करते हैं या असेस करते हैं, तो परफॉर्मेंस को असेस हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग के जरिए से करते हैं, और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग में हमारे पास CRT और NRT हैं। और दूसरा जो होता है वो टीचर मेड टेस्ट है। टीचर मेड टेस्ट के अंदर जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट आती है। नाउ बैक ऑन टू नाम रेफरेंस टेस्ट। नाम रेफरेंस क्या है? नाम रेफरेंस टेस्ट का तल्लक जो है, डेट इज नाम यूजिंग लार्ज ग्रुप ऑफ टेस्ट टेकर्स। सो लार्ज ग्रुप ऑफ टेस्ट टेकर्स को जब आप इस्तेमाल करते हुए को टेस्ट देते हो तो डेट इज नाम रेफरेंस टेस्ट। compares one taker to another, measures achievement, predicts future performance। जब आप एक टेस्ट टेकर को दूसरे टेस्ट टेकर के साथ कंपेयर करते हो तो ऐसे टेस्ट को हम नाम रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। क्लासरूम के अंदर जैसे हमारे यहाँ अक्सर जो टेस्ट होता है वो नाम रेफरेंस टेस्ट होते हैं, जहां पर हम एक तालिब इल्म, हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं, आपका रिजल्ट क्या आया, मेरा रिजल्ट क्या आया, उसका रिजल्ट क्या आया, उसके 2 नंबर मेरे से ज्यादा हो गए। और यूनिवर्सिटी में ये नाम रेफरेंस टेस्ट ज्यादातर होते हैं, और जब पता चलता है फलां का नंबर 1 ज्यादा है, मेरा नंबर कम है, हम फौरन से भागे भागे अपने सर के पास जाते हैं, तो उसको कहते हैं सर मेरा भी नंबर बढ़ा दें, मैंने भी वही लिखा है, उसने भी वही लिखा है, तो उसके मेरे से 1 नंबर ज्यादा है, तो सर प्लीज मेरा भी 1 नंबर जो है वो बढ़ा के उसके बराबर कर दें। सो ये क्यों बराबरी की बात हो रही होती है? बिकॉज वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग आवर अचीवमेंट्स विद द अदर टेस्ट टेकर्स। आप दोनों के पास आपके साथ पढ़ती है, आपके साथ बैठती है, आपको पता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, आप उसकी अचीवमेंट को भी जानते हो, आप दोनों ने एक ही किताब को पढ़ा, एक ही जगह बैठ के पढ़ा, एक दूसरे को पढ़ाया, बल्कि आपने उसको पढ़ाया और उसका 1 नंबर ज्यादा आया, तो फिर आप जब रिजल्ट आता है और रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले होता है बोर्ड के ऊपर, जैसे ही आपने देखा आपको तो आग लग जाती है कि ये कैसे हो गया। सो मैं तो बराबर करके छुड़वाऊंगी, वैसे तो नहीं छोड़ूंगी। सो ये नाम रेफरेंस टेस्ट के होता है, जिसके अंदर जो है वो टेस्ट टेकर्स आपस में कंपेयर किए जाते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस क्या है कि जहां पर स्टूडेंट्स को मेजर किया जाता है अगेंस्ट ए स्पेसिफिक सेट ऑफ नॉलेज और क्राइटेरिया। सो जहां स्पेसिफिक सेट ऑफ नॉलेज और क्राइटेरिया है वहां पर कंपैरिजन नहीं होता। देयर इज नो कंपैरिजन विद ईच टेस्ट टेकर्स। जो क्राइटेरिया पे पूरा उतरा वो क्लियर हो गया। सो वहां पर एक का दूसरे के साथ मुकाबला नहीं होता, उसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। तो नाम रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस दोनों को हम डिटेल में देखेंगे कि नाम रेफरेंस क्या होगा और क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होगा, और दोनों टेस्ट की खूबी क्या होगी और खामी क्या होगी। पहले हम नाम रेफरेंस टेस्ट देखते हैं। सो नाम रेफरेंस टेस्ट को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बुनियादी मकसद नाम रेफरेंस टेस्ट का रैंकिंग होता है। So to rank each students with respect to the achievement of others in a broad area of knowledge, तो फिर हम नाम रेफरेंस टेस्ट करते हैं। तो नाम रेफरेंस टेस्ट के जरिए से आप स्टूडेंट्स को रैंक करते हैं। अभी जब आप लोग पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान दोगे तो उसके अंदर जो आपका टेस्ट होगा वो नाम रेफरेंस टेस्ट होगा। तो नाम रेफरेंस टेस्ट के तहत आप लोगों का जो रैंकिंग होगी, और रैंकिंग के ऊपर जो आपके टॉप लेवल के जहां पे भी आएंगे आप लोगों को वहां से उस ब्रॉड एरिया ऑफ नॉलेज के अंदर आपकी वो रैंकिंग होगी, आपकी अचीवमेंट को देखा जाएगा, और इस अचीवमेंट की बुनियाद पर जितने क्वालिफाई करेंगे उनको रख लिया जाएगा और बाकियों को भेज दिया जाएगा। सो वहां पर आपका एक का दूसरे के साथ मुकाबला है। यू आर कंपीटिंग वन विद अनदर। यहां पर जहां पर आपको एक को दूसरे के साथ मुकाबला करना है। सो मुकाबला करके आप लोग जो हैं और उसमें आपकी एंड पर रैंकिंग होगी, और रैंकिंग में जो टॉप वाले होंगे अकॉर्डिंग टू द सीट्स जो हैं वो उनको फिर रख लिया जाएगा।
So to rank each students with respect to the achievement of others in broad area of knowledge, ये नाम रेफरेंस टेस्ट है। और नाम रेफरेंस टेस्ट जब बनाया जाता है तो उसका बुनियादी मकसद ये रखा जाता है कि हमने स्टूडेंट्स को फेल करना है। आपको पता नहीं ये बात क्लियर हुई कि नहीं। जब हम नाम रेफरेंस टेस्ट बनाते हैं तो नाम रेफरेंस टेस्ट का बुनियादी मकसद होता है कि तालिब इल्म को हमने फेल करना है। तो ये चीज सामने रखते हुए फिर टेस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, अगर क्राइटेरिया रेफरेंस में फेल करना मकसद नहीं है, वहां क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के ऊपर पहुंच जाएगा, जो पहुंच जाएगा वो क्लियर है, जो नहीं पहुंचेगा वो बाहर है। जबकि नाम रेफरेंस टेस्ट में हमने पहले से ये एक डिसाइड किया हुआ है कि हमने फेल करना है, तालिब इल्म ने कोशिश करनी है पास करने की। तो ये आगे पता चल जाएगा कि क्यों ऐसे होता है। So to rank each students with respect to the achievement of others is broad area of knowledge to discriminate between high and low achievers. हाई और लो अचीवर्स के दरमियान में डिस्क्रिमिनेट करना है। मैयर्स ब्रॉड स्केल एरिया सैंपल फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स। मैयर्स ब्रॉड स्केल एरियाज sampled from a variety of textbooks, syllabi, and the judgment of curriculum experts. So each scale is usually tested by less than 4 items. Items are selected that discriminate between high and low achievers. Each individual is compared with other examiners and assigned score, usually expressed as a percentile or a grade equivalent score. Rank each students with respect to the achievement of others in a broad area. Discriminate between high and low achievers. हाई और लो अचीवर्स के दरमियान में डिस्क्रिमिनेशन होती है। मैयर्स ब्रॉड स्केल एरियाज हैं, वैरायटी ऑफ टेक्स्ट बुक, सिलेबाई और जजमेंट्स ऑफ द करिकुलम एक्सपर्ट्स के जरिए से टेस्ट डिजाइन किया जाता है। हर स्केल जो है वो कम से कम 4 आइटम्स के जरिए से चेक की जाती है और आइटम्स जो हैं दे वेरी इन डिफिकल्टी। सो आइटम्स डिफिकल्टी के हवाले से वो वेरी करेंगे और आइटम्स आर सिलेक्टेड दैट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई एंड लो अचीवर्स। सो हाई और लो अचीवर आपको वो जो परसेंटाइल रैंक जो है वो उसका बनना चाहिए। सो नाम रेफरेंस टेस्ट compares an individual's performance with the performance of others. They are designed to yield a normal curve with 50% of test takers scoring 50% percentile and 50% scoring below it. So half the test takers must pass and half the test takers must fail. So इसमें पास और फेल कम से कम 50% आपके तालिब इल्म जो हैं वो फेल होने चाहिए। The test maker designs the test with the question that most people will get incorrect. ये टेस्ट बनाया इस तरह से जाता है कि जिसमें ये टेस्ट बनाने वाला है, टेस्ट मेकर जो है वो इस चीज को डिजाइन करता है कि मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट जो हैं या मोस्ट पीपल जो हैं वो इन सवालों के जवाबात इनकरेक्ट देंगे। सो इनकरेक्ट देंगे तो फिर आपका परसेंटाइल रैंक बनेगा, फिर आपका बेल कर्व बनेगा, फिर आपके 50% जो हैं वो हाई अचीवर्स में जाएंगे, 50% आपके लो अचीवर में जाएंगे। सो 25 बेल कर्व क्या होगा कि 25 शुड बी ऑन। अगर आपने 100 स्टूडेंट्स को दिया तो 100 स्टूडेंट्स को जब हम नाम रेफरेंस टेस्ट देंगे तो उसमें 25 हाई अचीवर्स होने चाहिए, 25 जो है वो लो अचीवर्स होने चाहिए और 50% जो है वो एवरेज में स्टे करने चाहिए। सो 25 हाई अचीवर्स, 25 लो अचीवर्स एंड 50% शुड बी ऑन एवरेज। तो ऐसी सूरत में फिर आपका बेल कर्व बनेगा और वो 50th परसेंटाइल के ऊपर आएगा और ऐसे टेस्ट को हम नाम रेफरेंस टेस्ट कहेंगे। अगर सारे के सारे एकदम से वो वर्टिकली ऊपर को चले जाते हैं और सारे के सारे ही 100 मार्क्स ले लेता है, that mean कि that is not norm reference test, that is criterion reference test. So ये नाम रेफरेंस टेस्ट जब भी हम करेंगे तो they are designed to yield a normal curve with the 50% of the test takers scoring above the 50th percentile and 50% scoring below it. So half of the test taker must pass and half of the test taker must fail. So 50% को फेल करने के लिए ये बनाया जाता है। टेस्ट मेकर डिजाइन द टेस्ट विद द क्वेश्चन दैट मोस्ट पीपल विल गेट इनकरेक्ट। If too many people get a question correct or too many scores well,
then test questions are thrown out until they achieve a normal curve again. तो ये नाम रेफरेंस टेस्ट की एक है कि अगर किसी भी टेस्ट आइटम्स को आप एक दफा एडमिनिस्टर करते हो, दूसरी दफा करते हो, तीसरी दफा करते हो और मल्टीपल टाइम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग दैट टेस्ट, उसके अंदर जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है हर दफा ही तालिब इल्म उसको सही कर रहे हैं, तो ऐसे टेस्ट आइटम्स को उस टेस्ट में से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो नाम रेफरेंस टेस्ट की क्वालिटी के ऊपर पूरा नहीं उतरता। तो ये नाम रेफरेंस टेस्ट का जो मैंने जिक्र आपके सामने किया। क्राइटेरियन रेफरेंस क्या है? दूसरा जो है, सो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आल्सो कॉल्ड मास्टरी टेस्ट, ये मास्टरी टेस्ट है, वो नाम ग्रुप के साथ उसका ताल्लुक था। दैट इज एक्चुअली यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल विद अनदर। Criterion reference test, also called mastery test, compare a person's performance to a set of objectives. Anyone who meets the criterion can get a high score. यहाँ कंपेयरिंग नहीं है, जो 6 नंबर लेगा पास हो जाएगा, जो 6 नंबर लेगा अगले ग्रेड में चला जाएगा। मेरे नंबर जो है एक ज्यादा आया तो मेरा अपनी दोस्त के साथ कोई मुकाबला नहीं है, मेरा अपनी जगह पे वो क्राइटेरिया था, मैं उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरी, वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरी। सो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के अंदर हम एक दूसरे को कंपेयर नहीं करते, एवरीवन नोज व्हाट द ऑब्जेक्टिव्स आर and can attain mastery to meet them. So it is possible for all the test takers to achieve 100% mastery. Determine each student has achieved specific skills or concept. Each individual is compared with the preset standard for acceptable achievement. So preset standards for acceptable achievement जो है वो हर तालिब इल्म को पता है, और हर तालिब इल्म उस preset standard for acceptable achievement के ऊपर पूरा उतर है। देयर इज नो पोजीशन, आपको कोई पोजीशन नहीं मिलनी, आपको कहीं पे गोल्ड मेडल नहीं मिलना, आपको कहीं पे कोई अलग से कोई रैंक नहीं मिलना। सो हर तालिब इल्म को पता है कि प्रीसेट स्टैंडर्ड फॉर एक्सेप्टेबल अचीवमेंट ये है, तो मैंने उस तक पहुंचना है। तो आपको जब ये हो कि 60% इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो आपने 60% के लिए कोशिश करनी है, और आपको पता हो कि 60% के बाद जस्ट टू क्वालिफाई 60% आगे कोई फर्क नहीं है, जिस सीट पर आपने 72 वाले ने बैठना है उसी पर ही आपने 60% लेके बैठ जाना है। सो आगे जब जाके उस क्राइटेरिया को पास करने के बाद अगर कोई 85 लेता है तो वो भी आपकी साथ वाली सीट पे बैठा हुआ है, और अगर आपने 60 लिए तो आप भी उसके साथ बैठी हुई हो उस क्वालिफाई करने के बाद, तो फिर वहां पे कोई दूसरे के साथ मुकाबला नहीं है। तो ऐसे टेस्ट को हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहेंगे, जहां प्री सेट स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेबल अचीवमेंट को आप पूरा करके आगे आते हो। द परफॉर्मेंस ऑफ अदर एग्जामिनी इज इररेलेवेंट, दूसरे एग्जामिनी की जो परफॉर्मेंस है वो इररेलेवेंट है, उसके साथ आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। So each scale is tested at least 4 items in order to obtain an adequate sample of students' performance and to minimize the effect of guessing. So items which test any given scale are parallel in difficulty. So difficulty के हवाले से एक जैसे ही अगर items एक 4 हैं तो 4 में से तमाम के तमाम जो हैं वो difficulty के हिसाब से बराबर होने चाहिए। Requires the students to fulfill a given set of criteria, a predefined and absolute standard or outcome. जो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड और आउटकम और गिवन क्राइटेरिया, उस गिवन क्राइटेरिया के ऊपर उसको पूरा उतरना है। प्रोवाइड्स द रिसर्चर विद इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जैक्टली व्हाट ए स्टूडेंट हैज लर्नड एंड कैन डू। एग्जैक्टली ये बताएगा करना क्या है और क्या करने के काबिल हुआ है, ये सारी चीजें आप क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बताएगा। एग्जाम्पल आपके सामने एक मैंने दी हुई है, ड्राइविंग टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। आप लोग ड्राइविंग के लिए जाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हो। So if the candidate meets the requirement, then he passes the test regardless of without reference to other candidate. That is, she is not being compared to the other candidate. आपका कंपैरिजन तो हो रहा है, बट कंपैरिजन आपका मार्क्स के ऊपर नहीं है, कंपैरिजन आपका ग्रेड्स के ऊपर नहीं है, कंपैरिजन आपका सेट ऑफ क्राइटेरिया के ऊपर है। क्राइटेरिया क्या था
कि आपने ये यहाँ टेस्ट जो है, आपने यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है, रिवर्स गाड़ी पार्क करनी है। सो आपने रिवर्स गाड़ी आप पहली दफा गए, आपने गाड़ी रिवर्स पार्क की, आप सेट ऑफ क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरे, यू पास दैट क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। एक दूसरा बंदा है जो आपसे पहले पिछले 1 साल से गाड़ी चला रहा था, वो उधर गया, वो रिवर्स उसने गाड़ी की, और उसने साथ में वो जो पार्किंग सिंबल्स होते हैं या पार्किंग के लिए वो जो कैप्स होती हैं, उसने उसको टच कर दिया। टेस्ट टेकर ने कहा सॉरी, छोड़ें और जाएं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगली दफा आए। सो जो क्राइटेरिया पे पूरा उतरा, आपको उससे कोई दुख नहीं हुआ या उसको दुख कोई नहीं हुआ, आपको खुशी कोई नहीं हुई। अगर वो फेल हो गया तो आप उसके साथ दुख का इजहार कर रहे होंगे कि यार आप क्यों हो गए, आप भी पास हो जाते तो कितना अच्छा होता। लेकिन वहीं पे नाम रेफरेंस टेस्ट में आपकी सहेली आपसे 1 नंबर ज्यादा ले गई और आप दुख से तड़प उठी कि इसके 1 नंबर कैसे ज्यादा आ गए। वो नाम रेफरेंस टेस्ट है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि सेट ऑफ क्राइटेरिया है, आप भी पास वो भी पास, दोनों पास, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सो ये हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में होता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जब हम नाम रेफरेंस टेस्ट को देखेंगे, इजी फॉर इंस्ट्रक्टर टू यूज है, वर्क वेल इन सिचुएशंस रिक्वायरिंग रिजिड डिफरेंशिएशन अमंग स्टूडेंट्स हैं, जहां अपने तालिब इल्मों के दरमियान में बड़ा रिजिड किस्म का डिफरेंस शो करना हो, दोनों को हाई और लो अचीवर्स को अलग अलग आपने डिफाइन करना हो। जनरली अप्रोप्रिएट इन लार्ज कोर्सेज हैं, लार्जेस्ट ग्रुप के अंदर हैं, तो वहां पर लार्ज ग्रुप के अंदर एनआरटी को लेना आसान है। एनआरटी के अंदर फिर हम लार्ज ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स को अलग-अलग हाई और लो अचीवर्स को इजीली रैंक भी कर सकते हैं और इजी टू कंस्ट्रक्ट है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? So an individual's grade is determined not only by his or her achievement but also by the achievement of others. ये मेरी कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ मेरे मेहनत के ऊपर नहीं है, बल्कि इसमें मेरे साथी और टीचर्स की भी मेहनत का बहुत दारोमदार है। सो जब हम एनआरटी की बात करते हैं तो एनआरटी में कामयाबी जो है वो आपकी सिर्फ अपनी मेहनत की बुनियाद पर ही नहीं होती, बल्कि आपकी मेहनत के साथ फिर और लोगों की भी मेहनत शामिल हार होती है। तमाम की जो मेहनत जब शामिल हाल होगी तो फिर ऐसे टेस्ट को हम नाम रेफरेंस टेस्ट कहते हैं, और यही उसकी डिसएडवांटेज है। कामयाब तो बंदा हो जाता है, लेकिन उसकी कामयाबी के अंदर उसकी अपनी मेहनत के साथ साथ उसकी किस्मत और उसके बाकी लोगों की मेहनत जो उसके साथ शामिल है वो भी शामिल होती है। तो ये एनआरटी की एक डिसएडवांटेज है विद द अदर एडवांटेजेस आल्सो। इसी तरह से सीआरटी की क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं? सो सीआरटी की जब एडवांटेजेस देखेंगे, स्टूडेंट्स आर नॉट कंपीटिंग विद ईच अदर, सबसे बड़ी है, एक दूसरे के साथ मुकाबला नहीं होता, हर कोई अपने अपने सेट ऑफ क्राइटेरिया के ऊपर जा रहा होता है। स्टूडेंट्स आर दस मोर लाइकली टू एक्टिवली हेल्प ईच अदर। जब एक दूसरे के साथ मुकाबला नहीं है तो स्टूडेंट्स दस मोर लाइकली टू एक्टिवली हेल्प ईच अदर लर्न। तालिब इल्म एक दूसरे को पढ़ा रहे होते हैं और पढ़ाने में खुशी महसूस करते हैं। स्टूडेंट्स ग्रेड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैलिबर ऑफ द क्लास। किसी का ग्रेड जो है वो ए प्लस आ गया तो किसी का ग्रेड जो है वो सी आ गया। ए प्लस और सी का किसी एक दूसरे के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। सी वाला भी डिग्री ले रहा है, ए प्लस वाला भी डिग्री ले रहा है। सी ए प्लस वाले को जहाँ पे नौकरी मिली, जैसे ही पास किया साथ ही उसको ऑर्डर दे दिए जी फलां जगह पे जॉब के लिए पहुंच जाएं। वहीं पे सी वाले को भी साथ ही ऑर्डर दे दिए कि फलां जगह पे जाके जॉब शुरू करें। दोनों एक ही कंपनी के अंदर जाके साथ साथ वाली सीट पर बैठ के जॉब शुरू कर ली। तो ये सीआरटी के अंदर है। स्टूडेंट्स ग्रेड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैलिबर ऑफ द क्लास। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिफिकल्ट टू सेट ए रीजनेबल स्टैंडर्ड फॉर स्टूडेंट। सो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया जो है उसको सेट करना मुश्किल है। कौन सा लेवल रखना है, कौन सा सेट ऑफ क्राइटेरिया डिटरमाइन करना है, तो मुश्किल हो जाता है। मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी सेट क्राइटेरिया बेस्ड ऑन देयर नॉलेज ऑफ हाउ स्टूडेंट्स
usually perform. सो ज़्यादातर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो क्राइटेरिया ऐसा रखते हैं कि जो क्राइटेरिया स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करता है, और जब हम ऐसा क्राइटेरिया रखते हैं तो फिर उस क्राइटेरिया के तहत आपका CRT NRT बन जाता है। क्योंकि जब आपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को पहले मद्देनज़र रख लिया तो फिर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जब मद्देनज़र रखेंगे तो आपके सामने परफॉर्मेंस के वो ग्रेड्स पहले आ गए। जब ग्रेड्स पहले आ जाएंगे तो फिर आपका कहीं ना कहीं वो CRT NRT की तरफ चला जाएगा। सो ऑफन बिकम्स फेयरली सिमिलर टू नाम रेफरेंस सिस्टम। जब टीचर इस तरह से करेंगे तो वो कहीं ना कहीं NRT नाम रेफरेंस टेस्ट की सूरत में आ जाएगा, जहाँ पे नामक ग्रुप का आपस में कंपैरिजन जो है वो किया जा रहा होगा। सो इस तरह से हम CRT और NRT दोनों को हम देखते हैं, और दोनों जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग की एग्जांपल्स हैं या टाइप्स हैं कि जब हमने स्टैंडर्डाइज्ड मियारी टेस्ट के तहत हमने असेसमेंट करनी है तो हम किस तरह से असेसमेंट कर सकते हैं, दैट इज थ्रू CRT और NRT। और फिर जब हम असेसमेंट टेक्निक इस्तेमाल करनी है लेबोरेटरी के अंदर तो फिर हम किस तरह से कर सकते हैं। सो असेसमेंट टेक्निक इन लेबोरेटरी के लिए फर्स्ट वन इज द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है वो किस अंदाज में हो सकती है। ऑब्जर्वेशन की मैंने वैसे यहाँ टाइप्स लिखी हुई है। पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन होती है, नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन होती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, ह्यूमन होती है, मैकेनिकल होती है। बट जब हम लैब के अंदर कर रहे होते हैं असेसमेंट टेक्निक्स, जब हम लैब के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो लैब के अंदर हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। So through direct observation, you can observe the working of students in laboratory. So डायरेक्ट के साथ वहाँ पार्टिसिपेटरी भी हो सकती है, अगर टीचर खुद से पार्टिसिपेट हो रहा है, कर रहा है दरमियान में उस एक्सपेरिमेंट के। इनडायरेक्ट और स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, ह्यूमन और मैकेनिकल, ये अलग से हैं, इसके ऊपर आप खुद भी देख सकते हैं। इंटरव्यू के जरिए से असेसमेंट लेबोरेटरी के अंदर हम करते हैं, वाइवा वोसा जैसे होता है वो इंटरव्यू है। लेबोरेटरी नोटबुक की सूरत में है। So Laboratory notebook which the students have written. So Laboratory notebooks की सूरत में हम लेबोरेटरी वर्क की असेसमेंट करते हैं। लेबोरेटरी रिपोर्ट्स होती हैं, लेबोरेटरी लॉग्स होते हैं, लर्नर एज टीचर होता है। सो लर्नर एज टीचर, लर्नर जो है तालिब इल्म खुद ही बता भी रहा है, पढ़ा भी रहा है, समझा रहा है, तो लर्नर एज ए टीचर हम उसको असेस करते हैं। कंडक्ट टेस्ट एंड क्विजेज जो होते हैं, टेस्ट और क्विजेज के जरिए से हम असेसमेंट कर रहे होते हैं। होल्ड पोस्टर सेशंस हम कर रहे होते हैं। जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट के पोस्टर्स बना के आपने वो जो वॉल्स के ऊपर लगाए हुए होते हैं, तो पोस्टर सेशंस के जरिए से आप अपने वर्किंग को डिस्प्ले करते हो, और उस डिस्प्लेइंग वर्क को फिर हम असेस करते हैं। ज़्यादातर ये सेमिनार, सिंपोजियम और कॉन्फ्रेंसेस के अंदर हम अपनी जो रिसर्च पोस्टर्स बनाते हैं। सो पोस्टर प्रेजेंटेशंस होती हैं, एक तो ऑरल प्रेजेंटेशंस हैं, दूसरी पोस्टर प्रेजेंटेशंस होती हैं। सो पोस्टर प्रेजेंटेशंस के जरिए से आप अपने काम को शो करते हो और फिर उसको असेस किया जा सकता है। हैव द स्टूडेंट्स गिव प्रेजेंटेशंस, जहां पोस्टर प्रेजेंटेशंस हैं वहां पर ऑरल प्रेजेंटेशंस के जरिए से असेसमेंट जो है वो की जाती है। गेट स्टूडेंट्स टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स, गेट स्टूडेंट्स टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके मेक प्री लेबोरेटरी वर्क एंड असेसमेंट टास्क। सो जहाँ पे लेबोरेटरी वर्क है और पोस्ट लेबोरेटरी वर्क है, वहाँ पे प्री लेबोरेटरी वर्क को भी असेसमेंट टास्क का हिस्सा बना के हम तलबा की असेसमेंट को चेक कर सकते हैं। इंश्योर फेयरनेस है, दैट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल असेसिंग टेक्निक्स इन लेबोरेटरी। फेयरनेस जो है वो रखनी है। क्रिएटिंग रूब्रिक्स है, सो रूब्रिक्स बना के आप तमाम क्वेश्चंस का एक रूब्रिक्स बना के फ्रॉम प्री टू पोस्ट एक्टिविटीज, तमाम एक्टिविटीज को प्री लेबोरेटरी वर्क एक्टिविटीज, लेबोरेटरी वर्क एक्टिविटीज, पोस्ट लेबोरेटरी वर्क एक्टिविटीज के हवाले से पूरे एक्सपेरिमेंट का आप रूब्रिक क्रिएट करके, और रूब्रिक के जरिए से आपने उसके लेवल्स बनाए हैं, यस, नो करके, या गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट करके, तो आप उस रूब्रिक के जरिए से आप उसकी रेटिंग और असेसिंग कर सकते हो। इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन असेसमेंट, तालिब इल्म को भी अगर आप शामिल करते हो अपनी असेसमेंट के साथ जो है, तालिब इल्म को कैसे करोगे कि तालिब इल्म के साथ मिलके आप पूरी वो एक्टिविटी जो है वो आप या वर्क जो है या लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करोगे, तो साथ साथ ही तालिब इल्म की भी काम की असेसमेंट होती जाएगी। दैट इज द असेसमेंट
technique in laboratory. तो हमने पहले assessment को देखा, तो assessment technique को फिर समझना, that's quite easy. So that's it for today. So thank you, thanks a lot, goodbye, and Allah Hafiz.